बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आज आपके सामने हाजिर है। इरादा तो आज 4 रुकनी बेंच का था। सुहेल रशीद साहब की अचानक से ऑफिस में एक मीटिंग आ गई 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से कि क्या क्या कंटेंट होना है, क्या नहीं होना है इस मामले पे। तो वो सुहेल रशीद साहब अचानक वहाँ चले गए, लिहाजा अब 3 रुकनी बेंच ही आपके सामने मौजूद है। और नाजरीन, बाकी तो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मखसूस सीटों के हवाले से, कानून साजियाँ और ये चीज़ें। ऐसा पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं। एडहॉक जजेस 2 लगाए गए हैं दोनों का 2 दिन से बेंच चल रहा है। मजमूई तौर पे सीरियल वाइज देखें तो 20 केस लगे हुए थे। बाज़ केसेस ऐसे जिनमें एक में 2 पटिशनें भी होती हैं एक जैसी। तो अगर उन 20 की हम बात करें, 20 को लेके चलें तो 20 में से 14 केसेस जो हैं वो निपटाए गए हैं। निपटाए कैसे गए हैं कि जनाब 3 केसेस ऐसे हैं जो डिसमिस आज विड्रॉन हो गए, यानी कि अपील वापस ले ली गई। ठीक। 2 केसेस ऐसे हैं जनाब जो टाइम बार्ड हो गए थे, और 1 या 2 केसेस हैं जो नॉन प्रोसिक्यूशन पे फारिग हुए हैं। पीछे 7 ही बात की। 8 केसेस ऐसे हैं जो इस अंदाज में गए हैं। तो ये उनकी 2 दिन की कारकर्दगी है। अभी नेक्स्ट वीक से पता चल रहा है कि जो केसेस हैं उनके पास ज़्यादा लगेंगे। अभी तो खैर 10-10 करके लग रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये 2 रुकनी बेंच था, ये अलाउ तो कर नहीं सकता था अपील। नोटिस जारी करता, अगर ये लीव समात के लिए मंजूर करता केस, तो 3 रुकनी को भेजनी थी। तो इख्तियार खाली डिसमिस करने का ही था, डिसमिस वो किए जा रहे हैं। और मतलब ये मामला है। अब उस अंदाज में नहीं वो कह लें कि 20 में से आपका 22 में से 14 का फिगर आ रहा है डिसमिसल्स का और ये चीज़ों का। इसमें से भी टाइम बार्ड, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो लेट्स सी कि ये इस स्पीड से वसीम साहब चलते रहे तो 1 साल के लिए इन्हें एडहॉक जज लगाया गया जी 1 साल और 8 केसेस 2 दिनों में अगर निपटाए हैं और 4 केसेस 1 दिन के लिए बनते हैं, तो अगर ये 365 के 365 दिन भी काम करें तो वो जो 1000 केसेस मुकदमात हैं तो वो कितने कम 1200 केसेस मतलब। अच्छा, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। और एक ऐसा तो मैं हाँ जी, थोड़ा सा अपने अपने में क्लैरिफाई कर लूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। कल आपने उसमें वीलॉग में ज़िक्र किया, लेकिन परसों शायद किसी ने ट्वीट किया या मतलब मुझे समझ नहीं लगी। तो मुझे मोहब्बत करने वालों के बहुत सारे मैसेजेस आए जो ट्विटर एक्स पे और उसके बाद मेरे नंबर पे भी, और कमेंट्स भी आपके उस वीलॉग में भी। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इतना मैं यकीन नहीं था कि इतने मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, और सब ने मुझे दुआएं दी। और ये वो दुआएं होती हैं जो जिसमें किसी किस्म का लालच नहीं होता, ये पुरखलूस दुआएं होती हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और शराज साहब मुल्तान से एक है, वो एमफिल कर रहे हैं। उन्होंने कल मुझे मैसेज किया और कहा कि मेरा ज़िक्र ज़रूर करना। मैंने कहा जी कि बिल्कुल आपका ज़िक्र ज़रूर करूँगा। एक तो आपको भी, सुहेल रशीद साहब को भी, और वसीम साहब आपको भी वो सलाम अर्ज़ कर रहे थे। और मुझे पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से मैसेज आए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबको जवाब नहीं दे सका क्योंकि तबीयत मेरी कोई ठीक नहीं थी। कल रात को जाके मेरी तबीयत संभली है। वो मुझे, एक तो मैं 4 घंटे हॉस्पिटल रहा और डॉक्टर भी परेशान थे कि मेरा बीपी और शुगर लेवल और सब ठीक था, लेकिन पता नहीं हुआ क्या। इस हवाले से भी राय साहब को घबराहट हो रही थी, तो मैंने राय साहब को कहा था आपने घबराना नहीं है। नहीं, सब घबराने वाले हैं नहीं, माशाल्लाह से दबंग आदमी है। और इसी वजह से लोग चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। और मेरे ख्याल में एक सहाफ़ी का या हम वो लोग, हमारा असासा ही सबसे बड़ा यही है कि लोग आपको मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं, पुरखलूस दुआएं देते हैं। अच्छा, दूसरा बात आपने की जुल्करनैन साहब, ये 1200 केसेस बनते हैं जी 1 साल के। अगर वो 8 केसेस की आप एवरेज लगा ले 2 दिनों में 4 केसेस की, अगर फिर रोज़ एक बात है, ये 1200 जुल्करनैन साहब, राय साहब जितने भी बीमार हों, इनका हाफजा माशाल्लाह से, इनका जो मैथमेटिक्स है वो हम सबसे तेज है। और ऐसा जिन्हीं तौर पे बीमार नहीं थे, जिस्मानी तौर पे बीमार थे। अच्छा, एक तो 1200 केसेस बनते हैं, तो बड़े ही तमतराक तरीके से ये लाए गए थे कि जी हमारे पास जो केसेस ज़ेर अल्तवा हैं वो 59,000 कोई 46 केसेस थे जो लास्ट हमने देखे थे। उसमें हमने कमी करनी है, लेकिन अभी तक जो उनका रिकॉर्ड है वो कोई यही बनता है। अगर वो 59,000 में से 1200 केसेस या 2000 केसेस कर ले पूरे साल में, तो
वो 57,000 फिर भी बाकी बचेंगे। ऐसे बाकी बेंचेस भी तो कुछ ना कुछ लेकिन करेंगे। असल में इनका लाने का मकसूद कुछ और था, और वो शायद मकसूद पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं मतअद्दिद मरतबा ये कहता होता हूँ कि किसी भी इंसान की मैं किसी पर जो है ना वो बदनीति का उनसर किसी का वो जांचने का परखने का एक ही तरीका होता है कि उसके एक्ट से मालूम होता है। अब कोई वो जरा ऐसा मैं एक करेक्शन कर दूं, जी 8 मुकदमा तो हुए हैं जो उन्होंने सुन के निपटाए हैं, बाकी कोई कह लें कि 6-7 वो हैं जो उन्होंने किसी ने विड्रॉ कर लिया, दरखास्त वापस ले ली, कोई टाइम बार्ड हो गया, तो वो भी पेंडेंसी में थे, तो वो इस तरीके से निपटे हैं। ऐसा ही है। वो तो मजबूरी निपटने की मैं डॉक्टर के पास गया हाँ। चेकअप करवाने के लिए, तो वो 1 2 3 4 उसकी फिर हेड ऑफ कार्डियोलॉजी आई, वो खातून थी बेचारी, तो कहने लगी कि मुझे कहने रायत साहब ये जो आपकी ECG है ना, और वो एक टेस्ट होता है कोई ब्लड टेस्ट जिसमें सब वो देखा जाता है, ये सारे ठीक है, अब हम अंदर झांक कर नहीं देख सकते कि क्या हुआ है, इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए कि आप वॉक करें, और दूसरा आप जो है वो कुछ मेरा कहने का मकसूद है कुछ सिंबॉलिक होती हैं चीज़ें, अलामत होती हैं। अब हम काजी साहब के अंदर झांक करते तो देख सकते हैं कि वह उसके पीछे बदनीति का उनसर है या नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि वो एक्ट क्या कर रहे हैं, उस एक्ट से हमें पता लगता है कि उसके पीछे क्या है। अभी तक जो उनका एक्ट है उससे हमें यही लग रहा है कि इसके पीछे एक बदनीति का उनसर नुमाया है, और वो सामने नज़र आया, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। और जो जिस वजह से जिसके कारण उन्हें लाया गया था, मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो पूरा होगा, क्योंकि आप नेक नीति से कोई भी काम करें तो उसके लिए अल्लाह ताला भी रास्ते खोलता है, और अगर आप बदनीति से कोई किसी भी काम की बुनियाद रखें ना तो आपको हर्डल बैरियर रुकावटें आती है। और सोहेल साहब, वसीम साहब, मुझे ये बताएं, मैं रात को भी किसी से डिस्कस कर रहा था यार कि 3 माह रह गए, 87 डेज़ रह गए मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को जाने के लिए, तो 10 माह में चीफ जस्टिस साहब ने क्या कमाया, ये एक ऐसा सवाल है कि 86 10 माह में उन्होंने क्या कमाया। अभी तक कौन सी लैंडमार्क उन्होंने जजमेंट दी है जिसके कारण वो तारीख में याद रखे जाएंगे, उसको बल्ले वाले को निकाल दें, और जिसमें अवाम का कोई भला हो, जिसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन विल ऑफ पीपल्स की बात करें तो उसमें कोई। मैं एक जवाब दूं इसमें जी वसीम साहब आपसे पहले, उन्होंने बदमाशी तोड़ी है काजी साहब ने, अब कोई DSP को साहब नहीं कह सकता। समझ आइए आपको, अवाम को इतने बड़ा उन्होंने इख्तियार दे दिया कि किसी DSP को साहब नहीं कहना आपने। आप भूल रहे हैं, उन्होंने गालिबन कुछ 40 गाड़ियाँ ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट के उस पार्किंग में भी जो सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पार्क करने की इजाज़त दी है। 50 गाड़ियाँ 50 गाड़ी यहाँ से इसके पार्किंग से 50 गाड़ियाँ वहाँ करवाई हैं, राय साहब, और पब्लिक है ना। हाँ, पार्किंग खुलेगी। दूसरा बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बनवा रहे हैं, वो बन रहा है, बन रहा है, और उसमें राजा साहब कैसे अवाम का फ़ायदा नहीं है। देखिए माजरत, जहाँ आप काजी साहब की गैर ज़रूरी बिला जवाज़ तनकीद करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बनवाया। मकबरा किसका बनता है? बुनियादी इंसानी हकूक़ का मोनूमेंट बनवाया, जो और उसमें इंटेंशन देखिए, नहीं इंटेंशन देखिए, इंटेंशन ये है कि वो शख्स पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से वो जो गिनती के कोई 2-4 या चलें जितने भी आप उसमें फिगर ले लें, वो रेड जोन में आने में कामयाब होते हैं। उन बेचारों को इन इमारतों को देखने का शौक़ होता है, वो पूरे मुल्क भर से आते हैं, फिर वो जिस तरह इस्लामाबाद पहुंचते हैं, फिर इस्लामाबाद के जितने सिक्योरिटी के बैरियर्स क्रॉस करके वो रेड जोन में पहुंचते हैं, फिर उनमें से जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तस्वीर बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो ये एक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का ब्रेन चाइल्ड था कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर तस्वीर क्यों बनवाएं। उनके लिए एक ऐसी प्रोमिसेस हम फिक्स कर देते हैं जहां वो आएँ, बैठें, वो सुप्रीम कोर्ट को भी देखें, वो तस्वीरें भी बनवा सकें। तो ये सारा इसलिए हो रहा है कि अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के बाहर तस्वीरें बनवाने आता है तो तस्वीर भी बनवाएगा और पढ़ भी लेगा कि उसकी हकूक क्या है, और वहाँ पर लिखा होगा आप आएँ जनाब। ये वसीम साहब, ये वही बात है कि फ्रांस में लोग भूख से मर रहे थे तो मलका कह रही थी कि आप जो है ना वो बालकनी में आई और कहा जी कि आप जो है ना वो केक खाएं। ये वही है ना, वहाँ फिर इनकलाब भी आया। हाँ, इनकलाब भी आया था ना, ये वही है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वो पता नहीं काजी साहब इसको मैकेनिज्म क्या बनाएंगे या सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया इसको कैसे डील करती है, क्योंकि नाज़रीन 14 अगस्त पे हम सारी अपने ज़ाहिर फैमिलीज़ के साथ निकलते होते हैं, तो मैं भी निकलता होता हूँ 13 की रात को, कभी 14 की रात को। तो यहाँ इधर रेड जोन के अंदर उस दिन अलाउ होता है पब्लिक को आना,
आ जाते हैं लोग, खासकर जो फैमिलीज़ वाले हैं, डी चौक में खड़े होकर काफ़ी आतिशबाजी होती है, अच्छा शुगर लगा होता है। तो नाज़रीन वहाँ पे ना खुला होता है सारे रोड्स, हम यहाँ पे खड़े होकर अब तस्वीरें बनाएं, वीडियो बनाएं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग के अंदर आने की इजाज़त नहीं होती अनलेस आप उस बिल्डिंग के एम्प्लॉई हैं या कोई हमारा मामला है। तो यहाँ भी सिचुएशन ऐसी होती है सुप्रीम कोर्ट में भी कि अंदर नहीं आ सकते, और अगर अंदर आने की परमिशन दे दी गई, गेट खोल दिया गया, तो फिर तो मतलब आपके लिए देखिए अगेन मैं कह रहा हूं, अच्छा, वैसे मैंने अपना एहतजाज करता हूं, नहीं मेरा एहतजाज है, अगर उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ के मकबरा बनवाने तक काम इतना आगे ले गए हैं ना, तो ये भी कोई मैकेनिज़्म बना लेंगे, कोई सिक्योरिटी आगे कर देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला बैरियर है उसे मज़ीद आगे ले आएंगे, वो सिर्फ उस प्रीमिसेस तक आने की इजाज़त होगी, मज़ीद आगे नहीं होगी। लेकिन आप काजी फायजीज़ा साहब के ब्रेन चाइल्ड बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा और उस पे उनकी इंटेंशन, मैं किसी को सवाल उठाने की इजाज़त नहीं बिल्कुल ठीक है जी, वो वसीम साहब के अच्छा, वसीम साहब के बात से हम इत्तेफाक करते हैं जी। जी अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो नाज़रीन आपको पता चली गया होगा कि एक कानून जो आज पार्लिमानी कमेटी से मंजूर हो गया, पार्लिमानी ये कमेटी, वसीम साहब ने मुझे अभी बताया। हाँ मैं जी, यहाँ पार्लिमानी पहुंचा उमूर की जो कायमा कमेटी है उससे, और उस बिल के तहत ये कहा जा रहा है 2-3 ऐसा उसमें चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो डिक्लेरेशन आपने दे दिया एक दफ़ा, प्रॉपर्टी वाबस्तगी का इजहार कर दिया या सर्टिफिकेट दे दिया, और जो 3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, या टिकट दे दिया या डिक्लेरेशन दे दिया या आपने वाबस्तगी का इजहार कर दिया, कोई एक भी पीटीआई से था तो वो कंसिडर होगा, और 39 बंदे उन्होंने पीटीआई को दे दिए थे जो डिक्लेयर भी हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा जी नहीं, वंस यू हैव गिवन, आप उस पार्टी को वाबस्तगी जाहिर कर दिया, आप उससे पीछे नहीं हट सकेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 3 दिन का टाइम है ना वो हतमी है, उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर, कोई चीज़ माने नहीं रखती। और इसमें भी उन्होंने कहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है या कोई अदालती हुक्मनामा इसके फैसले कानून के रास्ते में रुकावट नहीं आएगा, और दे दिया इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि 2017 से लागू होगा। अब मेरा एक सवाल आप दोनों से ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी जो बड़ा लाडला कानून था, जिसमें कह लें कि कोई 9-5 से जाके कि 10-5 से जाके, और फिर 3 फैसले मुख्तलिफ, हाँ 10-5 ओवरऑल तो 10-5 से वो था, तो 10-5 से जो फ़क में फैसला आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, उसमें भी उन्होंने कहा था कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते, कि माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। और अभी फिर ये माजी से इतलाक़ किया गया है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा मामला और फड्डा एक तरीके से पड़ेगा। तो वो जब हिंट्स अपने हिंट्स क्या क्लियरली बताते रहे हैं 12-13 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले अपने व्लॉग में, वही सारा कुछ अब सामने आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका बरकरार रहेगा? नहीं जुल्करनैन साहब, मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट में जाएगा, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में जाएगा, ये सेनेट में वहाँ से मंजूर होता है, तो ये चैलेंज हो जाएगा, ये एक्ट जो है ये चैलेंज हो जाएगा। ये किसी सूरत में ये नहीं रहेगा जी कि आप यहाँ पर इस तरह, तो कल हर कोई बंदा जो है ना वो एक्ट लेकर पार्लियामेंट से पास करवा कर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है ना बिल्डोज करेगा, ये ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ जो शिक्के मुतसादम है वो किसी सूरत बरकरार नहीं रहेंगी, वो कालादम हो जाएंगी। अब देखें नून लीग क्या करती है। नून लीग हमेशा जब से इक़्तिदार में आती है ना, अब देखें कि जिस तरह पहले इन्होंने एक इलेक्शन एक्ट वो लाया था अपने वो उसको सेव करने के लिए, फिर उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से उन्होंने वो एक्ट लाया जी कि हमने जो सीटें हैं हमारी, जो फॉर्म 47 की जाली जीती हुई सीटें, उनको हमने बचाना है, वो लाया जनाब, वो रिटायर्ड जजेस को लाने के लिए। अब ये लाया गया कि इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है ताकि ये मालिक गनीमत की जो सीटें हैं वो हक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो उन्हें ना दी जाए, ये हमें दी जाए, इस पर हाथ साफ करने के लिए वो लाया गया है। नहीं, ये तो लेकिन ये तो किसी सूरत में इसमें क्लैरिटी है। अब होगा क्या, जो चीज़ मैं समझाऊँ गुज़श्ता रोज़ से अब तक, गुज़श्ता रोज़ जो तरमीम उसमें हैं मुजवज़ा वो आपने बता दी। अब वो आज कमेटी में गया, कमेटी ने आज उसकी मंजूरी दे दी, अब फ्लोर ऑफ द हाउस पेश होगा, कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवा लिया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी मुस्लिम लीग उनके पास है। उसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन करा दिया जाएगा, और जब गज़ट नोटिफिकेशन करा दिया जाएगा तो बज़ाहिर उस दिन से कानून नाफिज़ुल अमल होगा। तब क्या होगा, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये जवाज़ मिल जाएगा कि वो फैसले पर अमल दरामद ना करे। उसके बाद वो कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ही सही, लेकिन वो कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा, और मुमकिन तौर पर जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब वो जब चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप ये चीज़ें देखिए कि जब मैं वो तरमीम देख रहा था मुजवज़ा, उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दलाइल थे मखसूस नशिस्तों के केस में,
उन्होंने उसी को ही 4 तरफ हाँ, में और convert उसी कर को दिया। लेकर बिल्कुल और ऐसा ही। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस बिल्कुल ने ऐसा ही है। उस बात से मुतमईन ना होते हुए फैसला सुनाया था। एक तो ये आप इस कानून को कह दीजिए कि एजेंडा बेस्ड या पर्सन स्पेसिफिक कानून है, दूसरा ये कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम है, और तीसरा ये जो कानून है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, यानी उसका असर ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। कमेटी में आना 184(3) के तहत मेरे ख्याल में ये चैलेंज किया जाएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिए। कमेटी में जाएगा और कमेटी में कौन से 3 जजेस बैठे हैं, उनमें 2 अक्सरियती जजेस कौन से हैं जिन्होंने ये हाँ, फैसला दे रखा है दे और जो रखा है। चाहेंगे कि इस फैसले पर हर सूरत अमल दरामद हो। तो इसमें अब 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ, या तो इस पूरी अमेंडमेंट को जो अब हो रही हैं उन्हें उड़ा दिया जाएगा, या एटलीस्ट ये कह दिया जाएगा कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी से इसका इतलाक नहीं होगा। जिस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से लेकर ये इसका आगे इसका इतलाक प्रैक्टिस होगा। एंड प्रोसीजर एक्ट में माजी से इतलाक वाली बात थी ना। हाँ एग्जैक्टली, अब हाँ। अब दुरुस्त कह रहे हैं, अब दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो आपकी भी वो उस दिन की खबर थी 2 रोज़ कबल की, वो हम भूल रहे हैं, वो है तफसीली फैसला। जिस रोज़ ना जुल्करनैन साहब शॉर्ट जजमेंट आती है ना, जब मैं वो शॉर्ट जजमेंट पढ़ता हूँ, उसका जो अक्सरियती फैसले का पैराग्राफ नंबर 10 है, उसका जो आगाज़ है वो एक लीगल टर्म से है जिसका नाम है म्यूटेटस म्यूटेंडिस। जब उसका मैंने कानूनी इस्लाह में उसका मतलब निकालने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो जहाँ तक मैं समझा उसका मतलब ये था कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ से कोई फ़ैसला आता है, उस फैसले की जो एसेंस है, जो असास है, उस फैसले की जो मंशा है, ओरिजिनलिटी है, उसकी रूह है, वो कायम रहेगी, मगर उस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए इस फैसले में किसी मुकाम पर जाकर कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं। जी। और हमने उस दिन खबर भी ये दी Exactly. थी, हमने खबर भी ये दी थी कि उसमें बहुत कुछ नया आ रहा है। एग्जैक्टली और तो उसके बाद किसी ये दरखास्तों की नौबत नहीं आएगी, शायद ये कानून साजियां भी उसकी नजर हो जाए। बिल्कुल, हाँ, मैं उसी यार, जाने ये आपको नहीं तवज्जो होगा, दिला रहा हूँ बिल्कुल कि ऐसा ही। मुझे ना किसी ने पूछा 12 जुलाई के रोज़ पूछा, उसने कहा कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया कि यार अमल दरामद नहीं होगा। मैंने उसे कहा कि मेरे पास खबर नहीं है कोई, लेकिन आप ज़रा जो हमारा मुख्तसर फैसला है उसका पैराग्राफ नंबर 10 पढ़ें, जो वो पढ़कर मैं समझा हूँ इस वफाकी हुकूमत को, इस इलेक्शन कमीशन को, या चाहे इस इस्टेब्लिशमेंट को, इस फैसले पर अमल दरामद करना होगा, वरना इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अगेन जब डिटेल दूसरा जजमेंट एक और आएगा बात तो है। उसमें जो कुछ आएगा वो आप वाली बात है कि ये जो जिन्हें अभी फैसले की समझ नहीं आ रही और वो चैम्बर अपीलें फाइल कर रहे हैं, उन्हें शायद इतनी समझ आ जाएगी कि वो इंसान के बच्चे बन के सीधी लाइन में मलक खड़े साहब, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें ना आप, जब जब अदलिया से इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, कोई भी हो, जब जब उसने अदलिया से टकराव किया ना, अदलिया से लड़ाई की उन्होंने, तो हमेशा उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा, हमेशा, और अदलिया हमेशा जीती है। मैं समझता हूँ कि अब देखिए ये जो फैसला आया था 12 जुलाई को, वसीम साहब, एक ऐसा इसका आथर जज जो 87 या 86 डेज के बाद वो चीफ जस्टिस बन रहा है, 3 साल के लिए, 3 साल 1 माह के लिए, और उसमें इस फैसले में बाकी लोग 2032 तक ऐसे जस्टिस साहिबान भी हैं जो अदलिया को हेड करेंगे। पाकिस्तान की जो अदालत अदलिया है ना, चीफ जस्टिस बनेंगे, उसको ऐड करेंगे। ये किस तरह मुमकिन होगा कि उन्होंने जो फैसला दिया, जुल्करनैन की बात से इत्फाक करते हुए, मैं इनकी बात को एंडोर्स करते हुए ये कहूँगा कि जो फैसला रिटर्न आएगा उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि ये सब कुछ दबुरदूस हो जाएगा बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद के। अच्छा, एक कुछ बाकी नहीं बचेगा। एक सवाल है, बारी बारी दोनों से जवाब लेता हूँ, फिर कंक्लूड करते हैं। वसीम साहब, 86 दिन रह गए हैं, गालिबन 85-86 दिन। ये आपको ठंडा सांस क्यों निकला है? काजी फाइज़ा साहब के, और मतलब 3 महीने से कम वक्त जिस चीफ जस्टिस के रह गए हैं, कह लें कि उसकी आसरे पे मुबैना तौर पे जो इल्ज़ाम लगता है, मैं इल्ज़ाम की बात करूँ, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा, मुबैना तौर पे उनकी आसरे पे आके फेडरल गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत या सियासी PDM की जमातें कह लें, ये उस चीफ जस्टिस से पंगा लेने जा रहे हैं जो आगे 3 साल जिसमें रहना है। मतलब क्या आप इसको किस तरह देख रही हैं? ये अक्लमंदी है, बेवकूफ़ी है, ब्लंडर है, या मजबूरी है, ये क्या है? अच्छा, पहले ना मैं बात थोड़ा सा मैं वक्त या लूँगा। उनका कोई प्लान ऐसा है कि मतलब वो 3 महीने 3 साल में कन्वर्ट कराने होंगे? मैं आपको ना पहले आपकी उस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, ये अब हमारे लिए ना बड़ा आसान हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का आप कारनामा पूछ रहे थे राजा साहब, तो उसमें सबसे बड़ा जो कि ऑनेस्टली जो उन्होंने इकदाम किया वो था लाइव ब्रॉडकास्टिंग का। अब पहले हम कुछ कहते थे ना, तो
समझने वाला समझता था कि अगर उसे बात समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, या कहते थे इनका ज़ाती गर्ज है। ज़ाती हाँ, गरज है, हाँ, ये ऐसे बुक्स का शिकार हैं। हुजूर, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। आप कोई गालबन 50-60 के करीब तो वो लाइव ब्रॉडकास्ट पड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी और सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पे भी, और वो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के बेंच से है, चाहे वो फुल कोर्ट से लेकर उनका 3 रुकनी बेंच हो। आप कोई भी एक समात उठाएं, उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए सुन लें, कोई भी एक। मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात ही नहीं कर रहा, किसी दिन एक्सपीरियंस करें, हाँ, अपना कोई माइंड एक। ब्लैंक करके। बतौर सहाफ़ी भी मैंने ये 2-3 मरतबा तजर्बा किया है। आप सिर्फ आधा घंटा उसे सुने और उस आधे घंटे में मैं ये बड़ी हतमियत के साथ बात कह सकता हूँ कि आपको चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की शख्सियत में तजादात नजर आएंगे। कतियत के साथ, आत्मीयत नहीं, कतियत के साथ। चले, आपने मुझे दुरुस्त कर दिया। तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के बारे में जो जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वही चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अपनी ज़ुबानी उसकी तस्दीक कर रहे होंगे। हाँ। अब जो आपका सवाल है, देखिए बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन इस वक्त मजबूरी क्या है? गुज़श्ता 2 साल इस निज़ाम ने, जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात और एक लीडर इमरान खान, उसे कॉर्नर करने के लिए जिस हद तक गई है, बड़ी बदकिस्मती से अदलिया ने अपनी बेतुकीरी प्लेट में रख के दी थी। बहुत सारे उसमें भी जजेस ऐसे थे जो उस वक्त नहीं बोल पाते थे, नहीं बोल सकते थे। खुद अतर मिनला साहब कहते हैं कि इस अदालत की मिली भगत नजर नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर चारों हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स ने, जजेस ने अब वो तमाम तर जो सहूलतकारी थी वो प्लेट में रख कर दी। इस निज़ाम को गंदी आदतें पड़ गई। इस निज़ाम में बैठी जो शख्सियात हैं उन्हें कुछ वो जो एक नशा था उनका, वो ऐसी पीक पर पहुंचा कि वो ना सुनने से इनकारी थे। और फिर 12 जुलाई को एक फ़ैसला आता है जो बज़ाहिर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ पहला बड़ा फ़ैसला आता है, और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन और पैनिक की सूरत हाल आप देख लीजिए कि तब से लेकर आज तक वफाकी हुकूमत की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की उसकी जो सूरत हाल है वो क्या है। तो हजूर, मसला सिर्फ यही है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। वो जो एक एम्पायर खड़ा किया गया था 9 मई के बयानिए पर, अब कितनी देर ज़्यादा रियासत चला सकते हैं? इससे मजीद मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। चले राय साहब, आप नहीं यार, ये एक मिनट आपका एक चीज़ ऐड करूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप कारकर्दगी पूछ रहे थे चीफ जस्टिस की कमाई में क्या है। मोर आपने वापस किए हैं, हिम्मत है आपने करके दिखाएं। आप अपने घर का तोता किसी को नहीं आज़ाद करते, उस बेचारे को पिंजरे में आपने कैद रखा है। ठीक है जी, ऐसा ही है। मैं वसीम साहब ने एक बात की है, मैं उस पर एक जुमला सिर्फ एक कहूँगा, फिर उसके बाद कंक्लूड कर देते हैं। अब्दुल्ला हसन ने, बड़े मशहूर पाकिस्तान के। अच्छा, मुझे ना आपकी ये वारदात बड़ी पसंद आती है। अच्छा, हम भी ना पढ़ते हैं, मैं भी आज से किताबें लेता हूँ। हमने जो कहना होता है ना वो हम खुद से कहते हैं। राजा साहब कहते हैं फलां किताब के फलां सफ़े पे, फलां सतर पे, फलां लफ्ज़ पे फलां शख्स ने कहा है, और बात पूरी कन्वे करनी है। अब्दुल्ला हसन का नावल है अदास नस्लें, उनमें एक उन्होंने जुमला लिखा है, बड़ा खूबसूरत जुमला है वो। उन्होंने लिखा है कि तजादात का बोझ इंसान उठाए ज़्यादा देर चल नहीं सकता। जो आपने बात की तजादात की, वो हमेशा उस तजादात के बोझ के तले खुद डूब जाया करता है। और यही बात है कि काजी साहब, मैं हमेशा कहता हूँ तो कि ये तजादात का बोझ है, तजादात का मजमुआ, इनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब तजादात का मजमुआ हैं, और ये तजादात का बोझ ज़्यादा देर उठाया कर चल नहीं सकेंगे, और तारीख़ साबित करेगी, तारीख़ लिखेगी कि वाकई आप तजादात का मजमुआ थी। बहरहाल ये राय साहब ने जो उदास नस्लों से वो किया है, मिसाल दी है, तो राय साहब अब मेरा ख्याल आने वाली नस्लों को उदास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और उनको उम्मीद दिलानी चाहिए कि इंशाल्लाह जो भी होगा ये मुल्क कायम रहेगा। हम रहें ना रहें, मुल्क ने आगे जाना। तो दुआ है सबके लिए कि मुल्क सलामत रहे और मुल्क में तरक्की और खुशहाली हो, कि कम से कम हमारे लिए तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी हम छोड़ के जाएँ। इसी में कंट्रीब्यूट हम भी करेंगे अपनी तरफ से, और आप सबसे गुजारिश है कि कोई बेहतरी में कंट्रीब्यूशन करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।